नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान, जो कि रेलवे भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान जाइए कि अशांत क्षेत्र होता क्या है और इसे घोषित कौन करता है। तो भारत सरकार के अंतर्गत जो गृह मंत्रालय होती है, कौन? गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की राय में नागालैंड जो राज्य है वो अशांत और ख़तरनाक स्थिति में है। ऐसे में नागरिक प्रशासन के सहयोग के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग जरूरी है। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत के गृह मंत्री कौन हैं। तो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। कौन है? अमित शाह। ठीक है, ये कौन कहा? तो अमित शाह ने कहा है। और कितने महीनों के लिए नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, इसे 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। और किस कानून के तहत? तो इसे एक सेकेंड इसे अफस्पा, ठीक है, अफस्पा कानून की धारा 3 के तहत, ठीक, अफस्पा के धारा 3 के तहत इसे 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किसे संसार की छत कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा पामीर की पठार। पामीर की पठार को हम लोग क्या कहते हैं? संसार की छत कहते हैं। अब हम लोग कुछ जान जाते हैं पामीर के पठार के बारे में। तो इसका चीनी नाम है, यानी चाइना में इसे चाइना में क्या कहते हैं? तो कोंगलिंग। इसे चाइना में कोंगलिंग कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? कोंगलिंग कहते हैं। और जो यहाँ उगने वाली एक जंगली प्याज होती है, उस प्याज के आधार पर इसे प्याजी पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्याजी पर्वत, क्योंकि वहाँ के जो वहाँ पे जंगलों में एक जंगली प्याज पाई जाती है, उसी के नाम पे इसे प्याजी पर्वत कहते हैं। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य एशिया में। पामीर का पठार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य एशिया में। ठीक, और इसे चीनी भाषा में कहते हैं कोंगलिंग। और यहाँ उगने वाली जंगली प्याज के नाम पर इसे कहते हैं प्याजी पर्वत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन है? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला हैं मदर टेरेसा। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो इन्हें दिया गया है 1779 में। ठीक, दिया गया। और ये भारत की पहली महिला हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं हम लोग नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की है स्वीडन के, कहाँ के? तो स्वीडन के केमिस्ट थे। कौन? स्वीडन के केमिस्ट एल्फ्रेड नोबेल। कौन थे? एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर एल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन के केमिस्ट एल्फ्रेड नोबेल ने सन 1985 में, कब? 1985 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की। अगर आपसे पूछे कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1996 में। ठीक, और इन्होंने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की थी? तो 1985 में। ठीक है, और किसने की थी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत? तो अल्फ्रेड नोबेल ने, जो कि स्वीडन के केमिस्ट थे। और ये पहले जब ये शुरुआत हुई थी तो ये 5 क्षेत्रों में दी जाती थी, कि वो 5 क्षेत्र थे आपके चिकित्सा, ठीक है, यानी मेडिसिन, और रसायन यानी केमिस्ट्री, साहित्य, ठीक है, यानी नोबेल साहित्य, उसके बाद फिजिक्स में, और शांति के क्षेत्र में। ठीक है, शांति के क्षेत्र में दी जाती थी। बाद में इसमें एक और क्षेत्र को जोड़ दिया गया। वो कौन सा था? इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र। तो टोटल अगर आपसे पूछे कि कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो पहले 5 थे, बाद में एक जोड़ दिया गया, तो अब टोटल कितने हो गए हैं? 6। ठीक, अब कितने क्षेत्रों में? तो 6 क्षेत्रों में दी जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो पहले हम समझते हैं एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो वे कंप्यूटर, ठीक है, जिसका प्रयोग हम गति
जिसका प्रयोग हम गति या तापमान जैसी एनालॉग मात्रा की गणना या मापने में करते हैं, उसे हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जैसे अगर आपसे पूछे एनालॉग के उदाहरण, तो इसके उदाहरण है थर्मामीटर। क्या है? थर्मामीटर। या फिर आप इसको स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, ठीक है। और एनालॉग घड़ी, कौन सी घड़ी? तो एनालॉग घड़ी एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। अब देखते हैं हम लोग डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वह गणितीय यानी मैथ से जुड़े हुए गणितीय और तार्किक ऑपरेशन की गणना के लिए किया जाता है, ठीक। मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, इसकी गणना के लिए किया जाता है। और इसके जो उदाहरण हैं वो हैं पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक, या फिर स्मार्टफोन जो आप यूज़ करते हैं स्मार्टफोन, वो सब किसके उदाहरण है? तो डिजिटल के। और आपका प्रश्न क्या था, आप देखते हैं कि वैसे कंप्यूटर का नाम बताना है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार की विशेषता पाई जाती है, तो वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन है? हाइब्रिड कंप्यूटर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। अगर आपसे पूछे भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत में भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा कहाँ की जनसंख्या है? तो यूपी की। अगर आपसे पूछे, ठीक है, कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला है माहे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है आपका दिबांग घाटी, ठीक। क्या है? दिबांग घाटी। यह कहाँ पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक। अगर आपसे पूछे भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्या पूछे? सबसे बड़ा जिला पूछ दे अगर, तो आपका सही जवाब होगा ठाणे, ठीक। कौन सा जिला है? ठाणे। ठाणे कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका है ठाणे, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो है दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगर आपसे क्षेत्रफल की बात करें कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका सही जवाब होगा कच्छ। कच्छ कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में। और सबसे छोटा जिला की अगर बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो माहे, ठीक। माहे कहाँ पड़ता है? तो पुडुचेरी में। अगर आपसे बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है। और सबसे छोटा की बात करें अगर, तो सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर प्रश्न क्या था? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो सही जवाब होगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है, ठीक है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। अब अप्सरा के बारे में कुछ जान जाते हैं। आपने सुना होगा BARC का नाम, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, और कहाँ पे हुई थी? तो मुंबई में हुई थी, ठीक। 1954 में मुंबई में। और मुंबई में अगर पूछे कहाँ पे, तो मुंबई में ट्राम्बे। कहाँ पे? तो ट्राम्बे, मुंबई के ट्राम्बे में 1954 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था इसकी स्थापना का, वो था परमाणु ऊर्जा पर अनुसंधान, ठीक। और यहीं पर कहाँ पे? बार्क में ही किसकी स्थापना की गई? अप्सरा की स्थापना की गई, इसलिए इसको कहते हैं भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। अगला प्रश्न है, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना, ठीक है, 1874 में कहाँ पर खुला? तो ये खुला था 1874 में कुल्टी, जो कि पड़ता है पश्चिम बंगाल में। देख लेते हैं इसके बारे में। 1874 में कुल्टी नामक स्थान पर, कहाँ पर? कुल्टी नामक स्थान पर। कुल्टी कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक। कुल्टी नामक स्थान पर बाराकर, क्या? बाराकर लोह कंपनी,
बराकर लौह कंपनी के नाम से स्थापित हुई थी, ठीक है, जो 1989 में, कब, 1989 में इसका नाम क्या हो गया, बंगाल लौह एवं इस्पात कंपनी हो गया, कब, 1989 में। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई एवं बर्नपुर समेत सभी कंपनियां किसके अधीन हैं? तो ये सभी कंपनियां हैं सेल के अंतर्गत। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर इसकी स्थापना की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी को, और सन कौन सा था, तो 1954, ठीक है। सेल की स्थापना कब हुई, तो 19 जनवरी 1954 में। अगर हम बात करें इसके सीईओ की, इसके सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ हैं सोमा मोंडल। कौन है, सोमा मोंडल। इनकी नियुक्ति हुई है 1 जनवरी 2021 को, और ये अभी तक सीईओ हैं किसके, सेल के। और अगर हम बात करें सेल के मुख्यालय के बारे में, तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और ये किसके अधीन है, तो ये अधीन है इंडियन गवर्नमेंट के, यानी भारत सरकार के अधीन सेल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं? तो भारत के सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं मुंबई को, ठीक। अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। कौन है, उद्धव ठाकरे। अगर हम बात करें गवर्नर यानी राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि मुंबई किसकी राजधानी है, तो मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की। मुंबई किसकी राजधानी है, तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। अगर हम बात करें इसके शीतकाल राजधानी की, तो जो मुंबई है ये महाराष्ट्र की राजधानी है, लेकिन अगर शीतकाल राजधानी की बात करें तो शीतकाल राजधानी है महाराष्ट्र की नागपुर। अगर हम बात करें इसमें जिलों की, तो इसमें कुल जिले हैं 36। और अगर हम बात करें इसके उप मुख्यमंत्री की, तो इसके उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार। कौन है, अजीत पवार हैं इसके उप मुख्यमंत्री, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना कब की गई? तो एसीसी की स्थापना हुई है 1934 में, ठीक है। कब हुई है, 1934 में। कब, 1 अगस्त को। 1 अगस्त को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पे मुख्यालय है एसीसी का, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगर हम बात करें इसके सीईओ की, तो वो एसीसी के सीईओ हैं श्रीधर बालाकृष्णन। कौन है, श्रीधर बालाकृष्णन इसके क्या हैं, सीईओ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कागज़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कागज़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि कागज़ का, भारत में कागज़ का प्रमुख उत्पादक राज्य, ठीक है, प्रमुख उत्पादक राज्य, तो आपका जवाब होगा मुंबई या महाराष्ट्र। क्या होगा, महाराष्ट्र। प्रमुख उत्पादक की बात करें तो महाराष्ट्र, और अगर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत के किस राज्य में सेलुलोज, ठीक, भारत के किस राज्य में सेलुलोज आधारित उत्पाद निर्मित किया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए मध्य प्रदेश, ठीक। मध्य प्रदेश को कहते हैं सोया प्रदेश। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। और एमपी के सीएम कौन है, तो एमपी के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि यहाँ की भारत कहाँ की, यूपी की भी राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योग सुधार से। अगला प्रश्न है,
लघु उद्योगों के लिए अलग से औद्योगिक नीति घोषणा सर्वप्रथम कब की गई? तो लघु उद्योगों के लिए अलग से औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अगस्त 1991 से की गई। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्रों की मिल कहाँ पर है? तो भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्रों की मिल गुजरात में है। कितनी मिलें हैं टोटल सूती वस्त्रों की? तो 112। अगला प्रश्न है, भारत में कुल तेल शोधक कारखानों की संख्या है? तो भारत में कुल तेल शोधक कारखाने कितने हैं? तो 19 हैं। अगला प्रश्न है, किस देश का आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान शेष कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा व्यापार शेष। अगला प्रश्न है, लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना कब की गई? तो लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना की गई 1954 में। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आरंभ किया गया है। तो वो कार्यक्रम है नॉर्थ ईस्ट विजन 2010। अगला प्रश्न है, भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में कहाँ पर खोला गया? तो इसका सही जवाब होगा सातारण, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है सीतापुर, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारत में लघु और कुटीर उद्योग का कुल औद्योगिक निर्यात में भागीदारी कितना % है? तो करीब 35% इसकी भागीदारी है। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब की गई? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IDBI, इसकी स्थापना की गई 1 फरवरी 1964 को और भारत सरकार यानी इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा ठीक है 22 जून 1964 को 22 जून, एक मिनट यहाँ लिखता हूँ मैं, 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा, ठीक है 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 से RBI के द्वारा अन्य क्षेत्र के बैंक की श्रेणी के रूप में इसे शामिल किया गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल का नाम है यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज। इसे सब्सक्राइब करके जो घंटे का बटन है उसे ज़रूर दबाएं, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो आपको हर वीडियो का PDF यहाँ से मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।